ओवरव्यू दूंगा, और जितने भी टाइप्स ऑफ डिजीजेस हैं और जितनी भी टर्म्स एसोसिएटेड विद डिजीज हैं जहां से आपका क्वेश्चन आ सकता है वो क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और उसके बाद अगर हमें टाइम लगा मुझे कि लेक्चर में टाइम मिल रहा है तो हम बैक्टीरियल डिजीज को स्टार्ट करेंगे, उसमें से एक पोर्शन एंड करेंगे आज। सो लेट्स बिगिन। अब यहां पे डिजीज में आप देख सकते हैं दो शॉर्ट वर्ड्स हैं, एक है डिस एंड दूसरा है ईज। आप सबको पता है डिस मीन्स नॉट एंड ईज मीन्स फीलिंग कंफर्टेबल। तो शॉर्ट में आप कहेंगे जो भी डिजीज होती है उसका मकसद क्या है कि इस इंसान की बॉडी में डिस्कंफर्ट है, डिस्कंफर्टेबल फील कर रहा है। इसकी चाहे सेल्स में, चाहे टिश्यूज में या ऑर्गन्स में, कहीं पे भी इसमें एबनॉर्मल फंक्शनिंग हो रही है तो हम कह सकते हैं कि इसमें डिजीज है, क्योंकि वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा है। ठीक है, ही हैज डिस्कंफर्ट। नाउ इससे पहले मैं डिजीज के बारे में आपको पढ़ाऊं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एक हेल्दी इंडिविजुअल कौन होता है। क्या एब्सेंस ऑफ डिजीज मीन्स ही इज हेल्दी कि और भी कुछ? देखिए, हेल्दी मतलब ये नहीं कि इसमें डिजीज नहीं है, हेल्दी में और भी कुछ आता है। दिस इज ए कंप्रेहेंसिव टर्म, दिस हेल्थ। इसमें एक इंसान फिजिकली भी फिट होना चाहिए, एक इंसान मेंटली भी फिट होना चाहिए और सोशली भी फिट होना चाहिए। पता चला वो उसकी फिटनेस जबरदस्त है, एक बड़ा रेसलर है वो, मेंटली वो आईएएस ऑफिसर है, आईएएस क्वालिफाई किया है, और सोसाइटी में देखते हैं वो अपने नेबरहुड में झगड़ालू है, झगड़ा करता है, जल्दी उसको गुस्सा आ जाता है या कुछ भी ऐसा करता है जो सोसाइटी में ठीक नहीं है। बहुत कुछ होता है सोसाइटी में, सोशल लाइफ में, सोसाइटी में वो अच्छी तरीके से बिहेवियर नहीं कर रहा है, तो ही कैन नॉट बी सेड ही इज अ हेल्दी पर्सन, भले ही वो बड़ा रेसलर क्यों ना हो और बड़ा ही आईएएस ऑफिसर क्यों ना हो। So health is a comprehensive term. It is a state of physical, mental and social well-being. And completely healthy person is the person who is fit physically, mentally as well as socially. इतना क्लियर है, ज्यादा इसको नहीं खींचेंगे। अब डायरेक्टली हम आ जाएंगे किस पे कि डिजीज जो होती है ह्यूमंस में, ये डिजीज जनरली ब्रॉडली ये दो किस्म की होती है, टू टाइप्स की होती है। एक वो होता है जो बाय बर्थ होती है, बच्चा पैदा हो गया तब से ही है, उनको हम कहते हैं कॉन्जेनिटल डिजीजेस। क्या कहते हैं? कॉन्जेनिटल डिजीजेस। दूसरा वो होता है जो लाइफ टाइम में एक्वायर होते हैं, बच्चा ठीक है उसमें वो डिसऑर्डर नहीं है, लेकिन जब पैदा हो गया उसके बाद लाइफ में एक्वायर हो गया, दे आर कॉल्ड एक्वायर्ड डिजीजेस। समझ आ रहा है? तो इसके बारे में बता ही देता हूं। कॉन्जेनिटल डिसऑर्डर्स में आपके जेनेटिक डिसऑर्डर्स आएंगे, जेनेटिक्स के रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर्स आएंगे वो इसी में आ जाते हैं। डाउन लिंफेल्डर सिंड्रोम, ऑटो सिंड्रोम, टर्नर्स वगैरह वगैरह, याद नहीं रखने आपको। और दूसरा इसी में आ जाते हैं डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स। डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स कि हाँ कुछ डेवलपमेंट के दौरान ही डिफेक्ट्स हो गए हैं, बच्चा पैदा हो गया तब से वो वहीं से उसको वो डिसऑर्डर है। कुछ ऐसे भी डिसऑर्डर्स हैं जो कि प्लेसेंटा के जरिए ट्रांसमिट हो जाते हैं, उनको हम कहते हैं ट्रांसप्लेसेंटल डिसऑर्डर्स, जो कि मां के पेट में ही बच्चे में लग जाते हैं, है ना, ट्रांसप्लेसेंटल डिसऑर्डर्स। ये छोड़िए, ये अलग बात है। अब हम एक्वायर्ड पे आते हैं, क्योंकि हमारे इन्फेक्शियस डिजीज यहीं पे है। और एक्वायर्ड डिजीज जो लाइफ टाइम में एक्वायर हो जाते हैं किसी भी पर्सन में, वो एक्चुअली दो टाइप्स की होती है। एक वो होती है जो फैलती है, इन्फेक्टेड इंडिविजुअल से दूसरे में फैल जाती है। जो फैलने वाली होती है उनको पता ही आपको, उनको इन्फेक्शियस कहेंगे हम, इन्फेक्शियस डिजीजेस, या उन्हीं को हम कम्युनिकेबल कहते हैं, कम्युनिकेबल डिजीजेस कहते हैं, क्योंकि ये फैल जाती है। दूसरा होता है जो फैलती नहीं है, लाइफ टाइम में एक्वायर होती है लेकिन अपने ही तक महदूद रहती है, उनको हम क्या कहेंगे? नॉन इन्फेक्शियस, या क्या कहेंगे? नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। ये समझ आ रहा है? चलो, इतना क्लियर है। अब यहां पे इन्फेक्शियस डिजीजेस जो होती हैं, जो फैल जाती हैं, फैलने का तरीका जो होता है, किस तरीके से फैल जाती हैं, ये दो टाइप्स की होती हैं। एक वो होती है जो कि डायरेक्ट ट्रांसमिशन से फैल जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं कंटागियस डिजीजेस, और दूसरा वो जो कि वेक्टर या व्हीकल से फैल जाते हैं, बताऊंगा अभी क्या होते हैं, जिनको हम कहते हैं नॉन कंटागियस डिजीजेस। ये शॉर्ट फॉर्म में टाइम बचाने के लिए कर रहा हूं। नॉन कंटागियस डिजीजेस, यानी कंटागियस, समझ आ रहा है? वेरी गुड। अब ये कंटागियस डिजीज क्या होती है
ये वो डिजीज होती है जो कि डायरेक्ट ट्रांसमिशन से, डायरेक्ट कांटेक्ट से, डायरेक्ट, यहां पे पेशेंट है, यहां पे ये हेल्दी इंडिविजुअल है, बीच में कुछ नहीं आता है, डायरेक्टली आइदर थ्रू स्किन, स्किन कांटेक्ट हो जाएगा, काफी तरीके हैं, या तो ये इसके इस तरह से भी हो सकता है, इसने स्नीजिंग की ड्रॉपलेट्स के जरिए, कॉमन कोल्ड है इसमें फॉर स्किन के जरिए, फॉर एग्जाम्पल हमारे ऊपर स्किन पे होता है जिसे हम क्या कहते हैं, रिंगवर्म, रिंगवर्म फैल जाता है, वो टच के जरिए फैल जाता है दूसरे को, स्किन टू स्किन कांटेक्ट, दाग जिसे हम कहते हैं। और सपोज इसमें कॉमन कोल्ड है, पेशेंट में स्नीजिंग कर रहा है, ये हेल्दी इंडिविजुअल है, स्नीजिंग के ड्रॉपलेट्स ये हवा में डाल रहा है, वो डायरेक्टली इसके पास पहुंच जाते हैं। तो डायरेक्ट जो ट्रांसमिशन होता है, दैट इज दोज डिजीजेस आर कॉल्ड कंटेगियस डिजीजेस। एक्चुअली आपको पता होना चाहिए पहले, ये इन्फेक्शियस डिजीज में ये डायरेक्ट में ये स्नीजिंग ड्रॉपलेट्स के जरिए क्या किया इसने, ड्रॉपलेट्स इसने डाल दिया स्नीजिंग के जरिए, उससे क्या हुआ, हेल्दी इंडिविजुअल में क्या आया। याद रखिए जो भी ये इन्फेक्शियस डिजीज होते हैं या कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं, इनको काज करने के लिए कुछ एजेंट्स होते हैं। उन एजेंट्स को, एजेंट्स इसलिए मैंने कहा वो हमेशा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही नहीं होते हैं, कभी कभी प्रोटीन, कभी कभी आरएनए वगैरह, ये भी डिसऑर्डर्स कर सकते हैं। लेकिन हाँ, यहां पे मोस्टली हम क्या सकते हैं कि हाँ, दीज आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दोज और ऑर्गेनिजम्स वी कैन से इन जनरल, दोज cause these infectious disease and they are called pathogens. Pathogens are the disease causing agents. समझ आ रहा है, डिजीज काजिंग एजेंट्स ये यूजुअली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लेकिन कुछ बड़े बड़े भी ऑर्गेनिजम्स भी काज कर सकते हैं, जैसे हमारे एस्केरिस हेलमिंथस वगैरह वगैरह। तो डिजीज जो भी काज करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, पैथोजेंस, इन्फेक्शियस डिजीज आई मीन, है ना। अब यहां पे स्नीजिंग के जरिए या स्किन के जरिए, ड्रॉपलेट्स के जरिए या डायरेक्ट कांटेक्ट के जरिए क्या चला इसमें, इसमें क्या इसने डाला हेल्दी इंडिविजुअल में, दीज आर दीज पैथोजेंस, देयर इज ट्रांसमिशन ऑफ दीज पैथोजेंस। समझ आ रहा है, वेरी गुड। अब इसके बजाय हम नॉन कंटेगियस पे जब आ जाते हैं, इसमें क्या होता है, देखिए डायरेक्ट ट्रांसमिशन नहीं होता है इसमें, या तो वेक्टर के जरिए ट्रांसमिशन होगा इस पैथोजन का, या ये व्हीकल के जरिए ट्रांसमिट हो जाएगा। वेक्टर क्या होता है और व्हीकल क्या होता है। वेक्टर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, जैसे हमारा मलेरिया है, आपको पता है मलेरिया कौन काज करता है, व्हाट कॉजेस मलेरिया, मॉस्किटो नहीं काज करता है, मॉस्किटो वेक्टर है वो। मलेरिया इज कॉज्ड बाय एक प्रोटोजोन पैथोजन है जिससे हम कहते हैं प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम ये प्रोटोजोआ में पढ़ेंगे हम, ठीक है, ये मलेरियल पैरासाइट है। इसको यहां पे जो अनहेल्दी इंडिविजुअल है जिसे मलेरिया है ना, जिसमें मलेरिया है, इस इंडिविजुअल से लेना है किसमें, एक हेल्दी इंडिविजुअल में लेना है जिसमें मलेरिया नहीं है, ठीक है, जिसमें मलेरिया नहीं है, ये हेल्दी है, ये इन्फेक्टेड है। इसको लेने के लिए एक लिविंग ऑर्गेनिज्म लगता है जिसे हम क्या कहते हैं, मॉस्किटो, जो कि फीमेल वाली होती है, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो, ये ले जाती है, यहां पे ये एक्ट करती है एज अ वेक्टर, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म ने इस पैथोजन को एक इन्फेक्टेड इंडिविजुअल से लिया, पेशेंट से लिया, हेल्दी इंडिविजुअल में डाल दिया, उस वक्त इस लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या कहेंगे, वेक्टर। समझ आ रहा है, ऐसी कई केसेस मिलेंगे हमें। दूसरा है व्हीकल के जरिए, व्हीकल हो गया नॉन लिविंग सब्सटेंस जो मूव हो जाते हैं, नॉन लिविंग सब्सटेंसेस जो मूव हो जाते हैं, ठीक है। जैसे क्या हम बॉडी में क्या क्या ले सकते हैं मूवमेंट के जरिए, क्या खा सकते हैं, एक तो हम फूड ले सकते हैं, फूड के जरिए आ सकता है, एयर के जरिए आ सकता है, वाटर के जरिए आ सकता है, ये बाहर से अंदर की तरफ मूव हो जाता है ना, इवन 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 ब्लड भी इसमें आता है। अगर हम कभी किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे, किसी में ब्लड डालेंगे इन्फेक्टेड पेशेंट का, उस वक्त भी ब्लड एक्ट करेगा एज व्हीकल। समझ आ रहा है। अब यहां पे एक चीज मैं आपको बता दूं, यहां पे ये जो डायरेक्ट ट्रांसमिशन होता है जिसमें पेशेंट से हेल्दी में डायरेक्टली जाता है, कभी कभी पेशेंट के इन्फेक्टेड आर्टिकल्स को अगर हेल्दी इंडिविजुअल टच करता है और फिर इसके जरिए इसमें ये पैथोजन जा सकते हैं। और पेशेंट के जो इन्फेक्टेड आर्टिकल्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड फोमाइट्स। तो फोमाइट्स के जरिए भी डायरेक्ट ट्रांसमिशन हो सकता है। समझ आ रहा है, वेरी गुड, इतना क्लियर है आई थिंक। आपके लिए एक क्वेश्चन डाल देता हूं मैं, ठीक है। आप मुझे बताइएगा, आपने सुना होगा कुत्ते की बाइट से एक डिसऑर्डर होता है, एक वायरल है वो, जिसे हम कहते हैं रैबीज। मुझे बताइए इसको किस में प्लेस करेंगे, कंटेगियस में प्लेस करेंगे कि नॉन कंटेगियस में प्लेस करेंगे। ये आपके लिए क्वेश्चन है, बड़ा कंसेप्चुअल है, आप सोच के समझ के बताइएगा।
कि डॉग की बाइट से होता है, इसे हम हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं ना, जिसमें पानी से डर लगने लगता है पेशेंट को। वो छोड़िए, आप मुझे बताइएगा ये कंटैगियस है कि नॉन कंटैगियस है, ये आप मुझे बताइएगा। ओके, इतना क्लियर है। तो अब यहां पे ये इन्फेक्शंस के बारे में हमने पढ़ लिया कि इन्फेक्शंस के बारे में थोड़ा थोड़ा बता दिया मैंने आपको। यहां पे इस पैथोजन के बारे में थोड़ा एक पॉइंट बता देता हूं, आपको पता होना चाहिए। स्टडी ऑफ पैथोजन इज कॉल्ड डिजीज कॉजिंग एजेंट्स और पैथोजन, एंड देयर स्टडी इज कॉल्ड पैथोलॉजी। देयर स्टडी इज कॉल्ड पैथोलॉजी। समझ आ रहा है? इसी हमें यही इन्फेक्शियस डिजीजेस अच्छे से पढ़ने हैं। लेकिन हमारे पास यहां एक और कंसेप्ट है जिन्हें हम कहते हैं नॉन इन्फेक्शियस और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। अगरचे आपके सिलेबस में ये लिखे नहीं गए हैं, लेकिन थोड़ा सा हम देखेंगे कि क्या होते हैं इसमें। नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस क्या होती हैं? देखिए, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में क्या क्या आ सकती हैं। नॉन इन्फेक्शियस या नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, इसमें क्या क्या आ सकते हैं? ठीक है, पहला ये हमने न्यूट्रिशन में पढ़ा, जो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स हैं। डेफिशिएंसी डिसऑर्डर जो है, न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी से जो होते हैं, क्या वो दूसरे में ट्रांसमिट होते हैं? नहीं। तो इसका मतलब है डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स इसमें आएंगे। आपने सुना होगा कैंसर, कैंसर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर्स, ये भी ट्रांसमिट नहीं होते हैं, याद रखिएगा। अच्छा, आपने सुना होगा एडिक्शंस होते हैं, शराब पीता है कोई, किसी चीज का आदी है, ड्रग्स वगैरह, एडिक्शंस होते हैं, वो दूसरे में ट्रांसमिट नहीं कर सकते हम। ठीक है। अच्छा, आपने किसी में मेंटल डिसऑर्डर्स है, मेंटल डिसऑर्डर्स है, ये मेंटल डिसऑर्डर्स ट्रांसमिट नहीं होंगे, है तो अपने लिए है, किसी और को नहीं दे सकते। इसी तरह से जिसमें पैथोजन है ही नहीं, वो कहां से ट्रांसमिट होगा? मत होगा। इसी तरह से हमारे पास डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स हैं। ओल्ड एज में हमारे बॉडी में काफी सारे स्ट्रक्चर डिजेनरेट हो जाते हैं, पर्टिकुलरली मसल एंड बोन। डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स जो भी है, ये भी दूसरे में नहीं दे सकते हैं। इसके लिए एक क्वेश्चन आता है कभी, ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है बोन्स में, जिसमें बोन की डेंसिटी और स्ट्रेंथ कम हो जाती है, बोन का मिनरल लॉस हो जाता है। ये जनरली एक विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है, मैंने बोला नहीं था शायद वहां पे, विटामिन डी डेफिशिएंसी। ओके, विटामिन डी डेफिशिएंसी, इसे हम साइलेंट किलर डिजीज भी कहते हैं। इसके बारे में आपको यह पता होना चाहिए। एक पॉइंट में यहां पे क्यों बोल रहा हूं डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स में से, क्योंकि ओल्ड एज में टेस्टोस्टेरोन की कमी हो जाती है और प्रोजेस्टेरोन की कमी हो जाती है। टेस्टोस्टेरोन इन मैन एंड एस्ट्रोजन इन एस्ट्रोजन इन वुमेन, उनकी डेफिशिएंसी से भी ये डिसऑर्डर आ जाता है मैन एंड वुमेन में। तो मैन में किसके जरिए, किसकी डेफिशिएंसी से? टेस्टोस्टेरोन की डेफिशिएंसी से, एंड वुमेन में एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी से ये डिसऑर्डर हो सकता है ओल्ड एज। लेकिन ये दूसरे में ट्रांसमिट नहीं कर सकते, अब है कि नहीं? अब यहां पे अक्सर आपके एग्जाम में आता क्या है? आपके एग्जाम में ये आता है एलर्जीज। ऐसे लगता है हमें उसको एलर्जी, इसको टच मत करो, ये फैल जाएगी एलर्जी। एलर्जी फैलती नहीं है, ये कम्युनिकेबल नहीं होती है। एलर्जी होती क्या है? ये एक्चुअली हाई सेंसिटिविटी होती है। कोई इंसान किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, उसका इम्यून सिस्टम जितना उठना नहीं चाहिए, जितना एक्ट नहीं करना चाहिए, उससे ज्यादा वो एक्ट करता है। हाईली सेंसिटिव टू एनी सब्सटेंस। ये कोई भी हो सकता है, कोई फूड पार्टिकल हो सकता है, ये वाटर हो सकता है, एयर हो सकता है, ये पोलन हो सकता है। तो ये किस में आ जाते हैं? दीज ऑकर इन नॉन इन्फेक्शियस और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। रिमेंबर, ये एग्जाम में कई बार पूछते हैं और सारे गलत करते हैं, क्योंकि हमारे जहन में कि एलर्जी फैल जाती है। ये फैल जाती है अपनी बॉडी में, दूसरी की बॉडी में नहीं ट्रांसमिट कर सकती, क्योंकि इसके लिए पैथोजेंस वगैरह नहीं होते। दिस इज ओवर इम्यून एक्टिविटी, हमारा इम्यून सिस्टम ज्यादा एक्टिव करता है, हाई सेंसिटिविटी ऑफ आवर बॉडी टू पर्टिकुलर सब्सटेंस, है ना? ये छोड़िए, इतना मैंने आपको बता दिया, मुझे लगता है यहां तक क्लियर है। अब हमें इन्फेक्शियस डिजीज ही पढ़नी होगी, है ना, जो कि इन्फेक्शियस डिजीज है, क्योंकि आपके सिलेबस में वायरल, बैक्टीरियल एंड प्रोटोजोअल डिजीज है, एंड दोस आर इन्फेक्शियस डिजीजेस। और वायरस, बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ क्या है? दे आर पैथोजेंस। तो यहां पे अब हमें एक कंसेप्ट आता है जिसे हम क्या कहते हैं? पैथोजेंस। क्या होते हैं पैथोजेंस? देखिए, कोई भी एजेंट जो डिजीज काज करता है, ये जरूरी नहीं कि ये ऑर्गेनिज्म ही है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है। मैंने कहा किसी जगह आपको ये भी मिलेंगे, प्रियॉन्स होते हैं, प्रोटीन्स होंगे, आरएनए होगा, ये भी एक्ट कर सकता है पैथोजन। लेकिन मोस्टली दे आर ऑर्गेनिजम्स, एंड अमंग ऑर्गेनिजम्स दे आर मोस्टली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये याद रखिएगा। अब पैथोजन डिजीज कॉजिंग एजेंट्स हैं। ये पैथोजन जो है, ये सारे एक्चुअली हैं क्या? दीज आर पैरासाइट्स, है ना, क्योंकि ये इफेक्ट करते हैं दूसरे, एक हेल्दी इंडिविजुअल में आ जाते हैं और उसका खुराक लेते हैं, उससे अपना
अपना लाइफ साइकिल चलाते हैं सब कुछ, और फिर जब खुद मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसमें टॉक्सिन्स वगैरह डाल के या उसके टिश्यूज को डिस्ट्रॉय करके निकल जाते हैं। तो ये चीज है, दिस आर पैरासाइट्स। और ह्यूमंस क्या है इसके लिए, हम क्या है इनके लिए, वी आर होस्ट्स, क्योंकि पैरासाइट के लिए होस्ट जरूरी है। अब ये जो पैथोजेंस हैं, जो पैरासाइटिक पैथोजेंस होते हैं, ये दो किस्म के होते हैं ह्यूमंस में, जनरली दो किस्म के। एक वो होते हैं जो खाली ह्यूमंस में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं, जिनको कोई और एनिमल नहीं लगता है अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए, उनको हम कहते हैं मोनोजेनेटिक पैथोजेंस, या हम डायरेक्टली लिख सकते हैं मोनोजेनेटिक पैरासाइट्स, है ना। एक ही इंडिविजुअल में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करेंगे, आई मीन एक ही स्पीशी में, ह्यूमन बीइंग में। जैसे हमारे एस्कैरिड्स हैं, ह्यूमन के जो एस्कैरिड्स हैं, ये अपना सारा साइकिल जब करेंगे, एक ह्यूमन बीइंग्स के अंदर ही ये सारा साइकिल अपना कंप्लीट करेंगे, कोई दूसरा स्पीशी नहीं लगेगा। लेकिन कुछ ऐसे भी डिसऑर्डर्स हमें मिलेंगे जहां पे दो होस्ट्स लगेंगे, एक तो ह्यूमन होगा ही होगा, दूसरा कोई और भी हो सकता है। लाइफ साइकिल किसके लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए, पैथोजन या पैरासाइट के लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। उससे हम उस पैरासाइट को, उस पैथोजन को हम डाइजेनेटिक कहते हैं, डाइजेनेटिक पैरासाइट कहते हैं या डाइजेनेटिक पैथोजन कहते हैं। जैसे आपका हमारा मलेरिया जो है ना, मलेरिया में जो प्लाज्मोडियम काज करता है, अब इस प्लाज्मोडियम को देखते हैं, इसके लिए दो होस्ट्स हैं, एक तो प्राइमरी होस्ट जिसे हम कहते हैं, वो बताऊंगा अभी क्या होता है, दूसरा होता है सेकेंडरी होस्ट। प्राइमरी होस्ट को हम डेफिनेटिव होस्ट भी कहते हैं, और सेकेंडरी होस्ट को हम इंटरमीडिएट होस्ट भी कहते हैं। इंटरमीडिएट होस्ट भी कहते हैं, ठीक है। अब ये प्राइमरी होस्ट क्या होता है, प्लाज्मोडियम को देखते हैं हम। प्राइमरी होस्ट वो होता है जहां पे ये पैरासाइट, यहां पे प्लाज्मोडियम फॉर एग्जाम्पल ले लेंगे, अपना सेक्सुअल फेज ऑफ लाइफ साइकिल, सेक्सुअल फेज जो लाइफ साइकिल का होता है कंप्लीट करता है, और जहां पे इसकी एडल्ट स्टेजेस होती हैं, जनरली जहां पे ये सेक्सुअल फेज करते हैं और एडल्ट स्टेजेस होती है। और दूसरा सेकेंडरी होस्ट या इंटरमीडिएट होस्ट क्या होता है, जहां पे ये लार्वल स्टेजेस जनरली अपनी कंप्लीट करते हैं, और जहां पे जनरली एसेक्सुअल फेज ये कंप्लीट करते हैं, लाइफ साइकिल का एसेक्सुअल फेज कंप्लीट करते हैं। अब देखिए प्लाज्मोडियम के लिए ह्यूमन बींग्स, वी ह्यूमंस, वी आर डेफिनेटिव होस्ट, समझ आ रहा है। और यहां पे जो फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो है जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, उसमें भी कुछ स्टेजेस हो जाती हैं इस प्लाज्मोडियम के, दैट एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएट और सेकेंडरी होस्ट, ये याद रखिएगा। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, अब जो यहां पे थोड़ा सा मैं बता देता हूं, ये प्लाज्मोडियम यहां पे क्या है, ये फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो है, ये क्या है आपको पता है, दिस इज वेक्टर। हो सकता है पूछ लेंगे, कम चांस है लेकिन पूछ सकते हैं। ये वेक्टर दो टाइप्स का होता है, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म्स होते हैं जो कि पैरासाइट को लेते हैं, जल्दी इंडिविजुअल में डाल देते हैं, लेकिन वो पैसिवली इसे डाल देते हैं, वो पैसिव वेक्टर्स होते हैं। जैसे अपनी बॉडी के साथ अटैच्ड लेके दूसरे में डाल देंगे, मक्खियां वगैरह ले जाती हैं जो हमारी मच्छासन, वो काफी सारे पैरासाइट्स अपनी बॉडी के जरिए दूसरे के पास ले जाते हैं, तो दे आर पैसिव वेक्टर्स, क्योंकि वो अपनी बॉडी में इसका कोई भी स्टेज नहीं, इस पैरासाइट का कोई भी स्टेज इनकी अपनी बॉडी में नहीं होता है, वो खाली इसको ले जाते हैं अनहेल्दी से हेल्दी इंडिविजुअल की तरफ। दे आर कॉल्ड पैसिव वेक्टर्स। कॉमन फ्लाई मनी वेक्टर्स, मनी पैरासाइट्स को ले जाती है, लेकिन जो अपनी बॉडी में, जैसे फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो अपनी बॉडी में इनकॉर्पोरेट करके उसका कोई ना कोई स्टेज पैरासाइट का इसकी बॉडी में भी हो जाएगा, उस वक्त उनको हम कहते हैं बायोलॉजिकल वेक्टर्स। बायोलॉजिकल वेक्टर ज्यादा नहीं, बस ये हो सकता है, मुझे शक हो रहा था कि हो सकता है डालेंगे फलानी पैस हुई है। तो अब इसके बाद ये तो क्लियर है, दिस इज आल्सो कॉल्ड मैकेनिकल ट्रांसमिशन या मैकेनिकल वेक्टर्स इनको कहते हैं, इतना क्लियर है। अब अगर ये सारे पॉइंट्स क्लियर हैं आपको, तो मैं नेक्स्ट चीज आपको बता दूंगा। अब ये पैथोजन जो होता है, इन्हीं पैथोजन की हम बात करते हैं। पैथोजन के लिए बाज़ाब्ता एक रिजर्वायर होता है। रिजर्वायर क्या हो गया, रिजर्वायर कोई ऐसा सब्सटेंस या कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म जहां पे पैरासाइट या ये पैथोजन अपना
अपनी जिंदगी अच्छी तरीके से बसर करेगा और जहां पे ये स्टोर रहता है कभी भी इंफेक्शन काज करने के लिए। अब ये क्या हो सकता है, कोई फॉर एग्जांपल हम यहां पे कूड़ा करकट जमा कर रहे हैं, इसमें काफी सारे पैथोजेंस ग्रो हो रहे हैं, है ना। दिस एक्ट्स एज अ रिजर्वायर फॉर दोज पैथोजेंस। यहां पे कोई इंसान है, इसमें डिजीज है, कोई डिजीज है, इसमें कोई पैथोजन ग्रो कर रहे हैं, इसमें कोई पैथोजन ग्रो कर रहे हैं, ये भी रिजर्वायर है उन पैथोजेंस का। समझ आ रहा है, क्योंकि इसमें पोटेंशियली काज कर सकता है, ये बाकियों को जमा है, इसमें ये रिजर्वायर है। अच्छा, यहां पे ऐसा भी केस होता है, कोई एनिमल है, ये एनिमल जो है इसमें ये पैथोजेंस है, ये भी रिजर्वायर हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है। और यहां पे एक चीज आपको समझना है कि कुछ एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स में पैथोजेंस होते हैं, लेकिन उनमें कोई भी सिम्टम नहीं होता है। ही इज हैप्पी, इसमें कोई सिम्टम ही नहीं है, कोई साइन और सिम्टम दिखाता ही नहीं है, लेकिन इसमें है पैथोजेंस। अभी बताऊंगा आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, पैथोजेंस है, ये डिजीज नहीं है, इसमें डिजीज है ही नहीं, इसमें सिम्टम दिखाता ही नहीं है, डिस्कम्फोर्टेबल है ही नहीं है, लेकिन इसमें है ये पैथोजेंस। याद रखिएगा, उस वक्त वो एनिमल या वो पर्सन इन पैथोजेंस के लिए जिनकी हम बात कर रहे हैं, इन पैथोजेंस वो क्या है, ही इज द कैरियर ऑफ दीज पैथोजेंस। तो कैरियर कौन होता है, वो एनिमल या पर्सन जिसमें पैथोजन होगा, लेकिन उसमें आपको कोई भी साइन या सिम्टम नहीं दिखेगा, साइन और सिम्टम नहीं दिख रहा है। याद रखिएगा, मैं बताऊंगा फलानी डिजीज का फलानी कैरियर है, तो टेंशन उस वक्त नहीं लेना कि कैरियर आपको समझ आए। देखो ये टर्म्स मैं बता रहा हूं क्योंकि ये सब टर्म्स आगे आ जाएंगे, हमें जब हम आगे पढ़ेंगे ये सारी टर्म्स आ जाएंगी, तो उस वक्त मुझे बार बार एक्सप्लेन करना नहीं है। पॉसिबली 2-3 लेक्चर्स में फिनिश हो रहा है, लेकिन ये टर्म्स बार बार आएंगी, ठीक है। इसलिए यहां पे एक क्वेश्चन आया ना, ये टर्म आई ना, ये मैं पहले समझा दूं आपको। यहां मैंने 2 चीजें बताई, साइन या सिम्टम कैरियर में नहीं दिखता है, लेकिन पैथोजन होते हैं। अब ये साइन क्या है और सिम्टम क्या है, देखिए आपको यहां पे ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये रिजर्वायर भी है, लेकिन दिस इज स्पेशल टाइप ऑफ रिजर्वायर कि इसमें इफेक्ट शो ही नहीं होते हैं। स्पेशल टाइप ऑफ रिजर्वायर, दिस इज कॉल्ड कैरियर। इट कैन बी ह्यूमन बीइंग, इट कैन इवन बी एन एनिमल। समझ आ रहा है, चलो, जिसमें इफेक्ट नहीं शो हो रहा है, जिसमें सिम्टम्स और साइन नहीं शो हो रहा है। यहां पे ये कंसेप्ट आ गया, ये मैं सर आपको सिखा दूं। आपने यहां पे हम सिम्टम की बात करते हैं या साइन की बात करते हैं, ये एक ही चीजें की डिफरेंट है। देखिए फर्क क्या होती है, जब कोई भी डिस्कम्फोर्ट किसी में भी डिसऑर्डर है, कोई भी पैथोजन किसी में है, डिसऑर्डर है, तो एक पर्सन खुद से क्या फील करता है, सेल्फ से क्या फील करता है। जैसे उसे लगता है मुझे उल्टी आ रही है, मुझे हेडेक हो रही है, मुझे पता नहीं, मुझे बेकरारी हो रही है, नाजिया हो रही है, वो वगैरह, ये सारी चीजें जो वो खुद एक्सपीरियंस करता है, सेल्फ एक्सपीरियंस करता है, वो सिम्टम्स में आ जाते हैं। लेकिन दूसरे होते हैं क्लिनिकली, जब वो जाता है फिजिशियन के पास जाता है, फिजिशियन उसमें जो चीजें देखता है जिससे वो डायग्नोज करता है, हाँ भाई इसमें डिसऑर्डर है, ब्लड प्रेशर चेक करेगा, तो वहां पे जो वो यूज करेगा, ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, पल्स, ये चीजें देख के इसमें जब इसमें देखेगा इसमें चेंजेस आए हैं, तो वो उसके के लिए, उस पेशेंट के लिए क्या बनते हैं, साइंस। साइंस दूसरे को नजर आते हैं, सिम्टम्स खुद को नजर आते हैं, ये याद रखिएगा। अच्छा, यहां पे एक पॉइंट में बता दूं, अगर आपको कोई कहेगा व्हाट इज अ सिंड्रोम, यहां पे मैं एक पॉइंट आपको बता दूं। आजकल पता है ना, हम सारे अंदर बैठे हैं, मुझे जो थ्रेट हो रहा है, आजकल सारे अंदर बैठे हैं, है ना, कोविड-19 की वजह से, वो उसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ेंगे। यहां पे एक चीज आपको समझना है, देखिए अभी हम पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं, और काफी टाइम बाद ऐसा भी होता है, आपको पता है ये जो है दिस इज वायरल, वायरस का कोई एंटीबायोटिक वगैरह कुछ नहीं होता है, वायरस का इम्यून सिस्टम हमें अपना स्ट्रांग करना। अब ये बात याद रखिए, किसी का इम्यून सिस्टम डेवलप हो गया, अब उसमें ये कोविड-19 है, लेकिन सिम्टम्स अब शो नहीं कर रहा है, लेकिन इसका मतलब है हमारे आसपास काफी सारे ह्यूमन बींग्स ऐसे भी रहेंगे आगे, जो कि पोटेंशियल कैरियर्स होंगे। खुद को सिम्टम नहीं शो होगा, ना ही साइन शो होगा, सिम्टम्स नहीं होंगे, लेकिन वो कैरी कर सकते हैं इसको, है ना, ये कोविड-19 उनके अंदर रहेंगे। तो ये थ्रेट बड़ा है। हंटा वायरस के बारे में आपने सुना होगा, वो क्या है, चलो वो आपके लिए क्वेश्चन है, व्हाट हंटा वायरस के बारे में आप क्या जानते हैं, ये छोड़िए। यहां पे सिंड्रोम अगर कोई बोलेगा व्हाट इज अ सिंड्रोम, साइन आ गया समझ, सिम्टम आ गया समझ, सिंड्रोम क्या होता है।
सिंड्रोम क्या होता है? देखिए, अगर कोई डिजीज ऐसी है जो कि सीवियर डिजीज है, जिसमें काफी टाइम तक रही है डिजीज, फिर वो काफी सारे ऑर्गन्स को इफेक्ट करने लगती है, और जितने सारे बॉडी के सिस्टम्स और ऑर्गन्स इफेक्ट हो जाते हैं, उतने ही आपकी बॉडी में सिम्टम्स और साइंस पर्टिकुलरली ये क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। अभी तक बुखार है, अब खांसी भी है, अब जुकाम भी है, अब आंखों से आंसू भी आ रहे हैं। तो ये उस वक्त हम क्या कहते हैं, दोज होल सेट ऑफ साइंस एंड सिम्टम्स आर रेफर्ड एज सिंड्रोम। समझ आ रहा है? ये छोड़िए, इतना क्लियर है। अब यहां पे क्योंकि हम इन्फेक्शियस डिजीज की बात करेंगे, इन्फेक्शियस डिजीज में आपको पता होना चाहिए इन्फेक्शियस एजेंट्स जो होते हैं, या जिनको हम क्या कहते हैं, पैथोजेंस। इन्फेक्शियस एजेंट्स यहां हम कह सकते हैं, चलो इन्फेक्शियस एजेंट्स लिखो, कोई टेंशन नहीं। ये पैथोजेंस जो होते हैं, आपको पता है ये क्या क्या हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, आपको पता है ये प्रोटोजोन हो सकता है, आपको पता है ये इवन वायरस हो सकते हैं, वायरसेस हो सकते हैं, आपको पता है ये फंजे हो सकते हैं, आपको पता है ये हेलमिंथस हो सकते हैं, हेलमिंथस जो अक्सर हमारे पेट में होते हैं, हेलमिंथस या बाकी एनिमल्स के भी। ये सारे जो होल सेट ऑफ माइक्रो दीज ऑर्गेनिजम्स आई कैन से, क्योंकि हेलमिंथस भी आ गया, अब माइक्रो नहीं आएगा, होल सेट ऑफ ऑर्गेनिजम्स, दीज आर कॉल्ड पैथोजेंस। इन्फेक्शियस कॉजिंग, इन्फेक्शन कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स लिखूंगा मैं, क्योंकि यहां पे आप कंफ्यूज नहीं होना, कभी हम वेक्टर को कहेंगे इट इज इन्फेक्शियस एजेंट, वो ट्रांसमिट करता है ना। अब यहां पे बैक्टीरिया, प्रोटोजोन, वायरस, फंगाई, हेलमिंथस, ये सारे जो हैं दीज आर आवर पैथोजेंस। अब इनके लिए हमारे पास क्या चीजें होती हैं? देखिए, बैक्टीरिया के खिलाफ लड़ने के लिए हमारे पास एंटीबायोटिक्स होते हैं, एंटीबायोटिक्स होते हैं। प्रोटोजोअन्स के लिए हमें ऐसे ही कुछ दवाइयां होती हैं जिनको हम कहते हैं एंटी प्रोटोजोअल्स। वायरस को जब हम लेते हैं, वायरस के खिलाफ कुछ है ही नहीं, ठीक है। इसके खिलाफ हमें, जैसे कि अभी का वायरस है, अगर दवाइयां होती फिनिश कर दिया होता हमने, कोविड-19 है ना। तो यहां पे इसके खिलाफ क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है ना, ये खुद ब खुद एडाप्ट हो जाता है, और फिर हमें वायरस के सिम्टम्स जो है ना, वायरल इन्फेक्शन के, ये कम होने लगते हैं। यहां के होंगे एंटी फंगल्स होते हैं, एंटी फंगल्स होते हैं, एंड एंटी हेलमिंथिक मेडिसिन यहां पे लगेंगे हमें, एंटी हेलमिंथिक मेडिसिन यहां पे लगेंगे हमें। ये सारा क्लियर है। लेकिन एक चीज आपने सुना होगा, हम कहते हैं वैक्सीन बनाओ, वैक्सीन बनाओ, वैक्सीन बनाओ, इस कोविड-19 का वैक्सीन बनाओ। ये वैक्सीन होता क्या है? वैक्सीन, या हम कहते हैं वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन करा दो। वैक्सीन होता क्या है? ये भी हम बनाते हैं कि हर किसी डिजीज का अगर वैक्सीन मिल गया, फिनिश हो गया। लेकिन वैक्सीन क्या होता है, याद रखिए, मैं यहां पे समझा देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, ये एक ह्यूमन बीइंग है, ये एक ह्यूमन बीइंग है, हमें पता है इसमें जब भी कोई पैथोजन आएगा, हम चाहेंगे कि हां भाई, इस पैथोजन के खिलाफ हमारे पास एक वैक्सीन बने। ये वैक्सीन होता क्या है? पहले ये समझिए, ये जो ये पैथोजन है, ये इसकी बॉडी में जाता है, और यहां ये पैथोजन की बॉडी, जब अपनी बॉडी हम देखेंगे पैथोजन की, इसमें सब चीजें इसके लिए नुकसानदेह नहीं होते हैं। इसमें जहरीली चीजें होती हैं जो इसको बहुत ही नुकसान पहुंचाती हैं, जिनको हम कहते हैं टॉक्सिन्स, पर्टिकुलरली टॉक्सिन्स है इसमें, टॉक्सिक सब्सटेंसेस, टॉक्सिक मटेरियल्स हैं इसमें, लेकिन सारी बॉडी नहीं है। फिर जब इसके अंदर ये जाता है, ये पता है आपको, ये इसकी बॉडी में ये टॉक्सिन छोड़ देता है, या इसकी बॉडी में मल्टीप्लाई करता है, फिर जाके चाहे टॉक्सिन छोड़े या अपनी बॉडी के मल्टीप्लाइड जो भी होंगे, मल्टीप्लिकेशन है, वो हर जगह पे जाए, अपनी मतलब जो स्ट्रक्चर्स है और छोटे छोटे माइक्रोब्स, ये हर जगह पे जाएंगे और फिर वहां पे इफेक्ट करेंगे, चाहे मल्टीप्लाई करे या टॉक्सिन छोड़े। ये इस तरह से इसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। लेकिन अल्लाह ताला ने हमारे बॉडी में भी एक अच्छा निजाम दिया है कि हम इस बैक्टीरिया या इसी पैथोजन के खिलाफ अपनी बॉडी में, हमारे पास WBCs हैं, जो मैंने पढ़ाया था आपको, वो हमें इसके खिलाफ एक रेजिस्टेंस देते हैं, जिसे हम कहते हैं इम्यूनिटी। और WBCs का ये इम्यूनिटी देना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। WBCs में एक किस्म के WBC होते हैं जिनको हम कहते हैं बी सेल्स, या जिनको हम कहते हैं बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स, बी सेल्स एंड टी सेल्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। टी लिम्फोसाइट जब मैंने आपको पढ़ाया था, टी लिम्फोसाइट्स में एक तो होते हैं साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, जो इस पैथोजन को डायरेक्टली डिस्ट्रॉय करेंगे। दूसरा होता है हेल्पर टी सेल्स, ठीक है, जो कि बाकी सारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करेंगे इस पैथोजन के खिलाफ। तीसरा होता है जिसे हम क्या कहते हैं, सप्रेसर टी सेल्स,
है ना। एक टी सेल मैंने उस वक्त नहीं बताया था, वो आज बताऊंगा। सप्रेसर टी सेल क्या काम करेंगे, ये चाहेंगे कि इस बैक्टीरिया के खिलाफ हमारा इम्यून सिस्टम उठे या इस पैथोजन के खिलाफ, लेकिन ये उतना भी नहीं उठना चाहिए कि फिर हमारे अपने टिश्यूज को डैमेज करने लगे, या तब तक जब ये पैथोजन खत्म भी हो गया फिर भी वो काम कर रहा है, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सप्रेसर टी सेल्स उसके लिए लगेंगे हमें। लेकिन एक किस्म की टी सेल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं मेमोरी टी सेल्स। क्या कहते हैं, मेमोरी टी सेल्स। ये भी बनती है, ये एक्चुअली इन्हीं में से कुछ सेल्स ऐसी ही रहती हैं जिनको ऑलरेडी पता है अब कौन सा पैथोजन है ये और इसके खिलाफ कैसे काम करना है। एक मेमोरी जिसे हम कहते हैं इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी रहती है इस इंसान में इन द फॉर्म ऑफ मेमोरी टी सेल्स। और आज की रिसर्च कहती है इसी तरह से मेमोरी बी सेल्स भी होती हैं। ये इस इंसान में एक मेमोरी रखते हैं, इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी। हाँ भाई, इसको कैसे डिस्ट्रॉय करना, ये कौन सा वायरस है, कैसे पहचाना हमने, कौन सा पैथोजन है, इसको कैसे डिस्ट्रॉय करना। तो ये मेमोरी इसमें रहती है। तो पहली बार जब ये इंफेक्शन होता है इसमें, ये इसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। और अगर हमारी बॉडी इसको, इस पैथोजन को डिस्ट्रॉय किया इसने, लेकिन फिर ये चीजें वहीं पे रहेंगी, कुछ मेमोरी सेल टी सेल्स और बी सेल्स यहीं पे रहेंगी। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद अगली बार जब ये पैथोजन आएगा, अगली बार जब ये पैथोजन आएगा, उस वक्त पहचानने में टाइम नहीं लगेगा। टी मेमोरी टी सेल्स बी सेल्स फटाफट पहुंचेंगे, अरे भाई वो देखो आ गया आ गया आ गया, पकड़ो सारे पकड़ो सारे। तो सारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने में टाइम नहीं लगेगा, फटाफट इसको डिस्ट्रॉय करेंगे उस वक्त। पहली बार अगर टाइम लगा भी, दूसरी बार इसको डिस्ट्रॉय करने में टाइम नहीं लगेगा। और इसी प्रॉपर्टी को हम यूज करते हैं इस वैक्सीन बनाने के लिए। हम क्या करते हैं, हम यहां पे ये जो टॉक्सिक सब्सटेंस थे इसमें पैथोजन में, उनको हम निकाल देते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंसेस को निकाल देते हैं। हम पैथोजन के सब्सटेंसेस को ही यूज करते हैं लेकिन टॉक्सिन के बगैर। उसे हम कहते हैं एवाइरुलेंट एंटीजेंस। पैथोजन के ऊपर छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, उनमें से कुछ भी यूज कर सकते हैं, आपको समझना नहीं है, बस कुछ भी यूज कर सकते हैं उसका, लेकिन टॉक्सिन निकाल के, उनको हम कहते हैं एंटीजेंस। वो यूज करते हैं, वो हम पहले ही इस इंसान में डाल के रखेंगे। जैसे बच्चा पैदा हो गया, फिर उसको बोलते हैं पोलियो की खुराक दे दो, वो दे दो, वो दे दो, वो दे दो, इसमें डाल के रखते हैं। जब इसमें डालेंगे, आपको पता है इसमें जहर तो है नहीं, टॉक्सिन निकाल दिया है, कोई इफेक्ट इसमें करेगा नहीं, कोई डिसऑर्डर नहीं होगा। लेकिन हाँ, फिर क्या होगा, इसमें मेमोरी सेल्स बनेंगी इसके खिलाफ, इस पैथोजन के खिलाफ, और इसमें मेमोरी बी सेल्स बनेंगी इस पैथोजन के खिलाफ। वो ऑलरेडी रेडी होंगी, रेडी। अब जब अगला टाइम आएगा, जब कभी सामना हो जाएगा इस पैथोजन से, कभी अब ये बच्चा निकल रहा है घूमने के लिए और ये पैथोजन इसमें आने की कोशिश कर रहा है, और जब जो ही वो अंदर आता है, यही पैथोजन जिसका जहर निकाल के हमने, जिसके पार्टिकल्स को यूज किया था हमने एज वैक्सीन, अब दूसरी बार अब जब ये आएगा एक्चुअल में, तो मेमोरी बी सेल टी सेल से पकड़ेंगी और फिनिश कर देंगे, और बाकी इम्यून सिस्टम भी तब फटाफट एक्ट करेगा। तो ये असर नहीं दिखाएगा, फिर ना ही पोलियो वायरस कुछ करेगा, ना ही कोई और वायरस कुछ करेगा। अब यहां पे एक चीज आपको समझना होगा, यहां पे जो ये एंटीजेनिक मटेरियल हमने यूज किया, वायरुलेंट हो गया जो कि नुकसानदेह होता है, एवायरुलेंट नॉन टॉक्सिक एंटीजेनस यूज किया हमने, उसी को हम वैक्सीन कहते हैं।